हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक आप लोगों के हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि लगभग हर एक क्वेश्चन हर वर्ष इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और पेपर से पहले अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। 10th केमिस्ट्री की ये सबसे ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 25 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, और ये जो 25 टॉपिक है ना, केवल इनको पढ़ लो और इसके बाद में केमिस्ट्री का सारा जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतर कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की गारंटी है कि 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री आपके बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर की पूछी जाती है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं सब प्रश्न आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, केमिस्ट्री का पूरा दी एंड होने वाला है, ये समझ लीजिए इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको 2024 के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, और ये 2024 के लिए ही नहीं, आने वाले सभी एग्जाम में इसी तरीके से सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया हर साल हर एक अलग अलग तरीके से, चाहे वो आपके रिएक्शन से पूछा जाए या तो परिभाषा पूछा जाए या तो एग्जाम्पल पूछा जाए, इससे जरूर प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकारों की रासायनिक अभिक्रियाओं व उनकी परिभाषाएं लिखिए। ध्यान से समझना, सबसे पहले देखिए आपको ये बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं पता कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो इसके लिए आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और पहला चैप्टर आपका कौन सा है? ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आप लोगों का है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए स्टूडेंट, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है, लगभग इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं कि भैया इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए आपको ये बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसकी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी हो जाता है, ऊष्माशोषी, अपचयन और उपचयन। ये बहुत सारी आपकी जो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, इनकी आपको सबसे पहले परिभाषा देनी होती है। ठीक, और इसके बाद में इनकी रिएक्शन देनी होती है, मतलब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन के रूप में आपको देने पड़ते हैं। और कभी कभी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी पूछ लिया जाता है और 7 नंबर में आता है, और अगर 7 नंबर में नहीं आता है तो क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर में, या तो बहुविकल्पी यानी 1 नंबर में एमसीक्यू में कोई एक रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल दे देगा और वो कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, जितनी भी रिएक्शन आपकी लिखी है संयोजन से लगा करके अपचयन और उपचयन तक की सभी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है जिसमें सभी रिएक्शन आपको तैयार करनी है। ठीक, इसके बाद देखिए पहले ही चैप्टर का एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए दैनिक जीवन में 2 तरीके की अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली संक्षारण अभिक्रिया होती है और दूसरी आपकी विकृत गंधिता होती है। ठीक है, संक्षारण क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ना है, और विकृत गंधिता क्या होता है आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोर्ड परीक्षा में 2-2 अंक के पूछे जाते हैं और लगभग हर एक सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए, विकृत गंधिता क्या होती है, इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, मतलब आंसर एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ पर आपको 1 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर का जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यानी टॉपिक नंबर तीसरा आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखो ये क्वेश्चन आपको टॉपिक कोई नहीं बताता कि भैया ये टॉपिक किस तरीके से आता है, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया ना कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित किया जाता है,
फिर इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। इनकी जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो आपको बताने हैं। यानी इसके रासायनिक गुणधर्म का मतलब है कि कभी आपको अम्ल से क्षार की क्रिया कराएगा, ठीक है, कभी अम्ल की किसी एल्कोहल से क्रिया कराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर यानी टॉपिक नंबर 5 आप लोगों का है पीएच मान। काफ़ी लोगों को पीएच मान से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें दिक्कत होती है, बट आपको दिक्कत नहीं लेनी है, इसको सीखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री है और अगर न्यूमेरिकल ना आए तो ऐसा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो न्यूमेरिकल आते हैं और कहाँ से आते हैं, तो पीएच मान से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर का आपका 6वां टॉपिक है क्लोज क्षार प्रक्रिया। अब देखिए ये जो प्रश्न यहाँ से लगाकर जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, लॉन्ग में, और लॉन्ग में अगर आएंगे तो आपको पता है कि 7 नंबर में आएंगे या तो आप लोगों के 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, कि भैया क्लोज क्षार प्रक्रिया क्या है, कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन। यानी कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का 7वां टॉपिक है धावन सोडा बनाने की विधि एवं भौतिक व रासायनिक गुणधर्म व उपयोग लिखिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका धावन सोडा हो गया, और भी आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जितने भी टॉपिक हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग में लगभग हर एक सेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जिन लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चुका होगा या फिर अर्धवार्षिक एग्जाम, उनको पता होगा ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिले होंगे। 8वां टॉपिक है खाने का सोडा बनाने की विधि एवं भौतिक व रासायनिक गुण तथा उपयोग। यानी कि आपको खाने का सोडा है उसको बनाने की जो विधि होती है उसको लिखना है, और इसमें भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं व इसके उपयोग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ये वाला टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। लॉन्ग बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसको तैयार करना है। आगे टॉपिक नंबर हमारा 9 है और इसको भी आप लोग VIMP पर लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ से, तो लॉन्ग में ये आता है क्वेश्चन है आपका कि विरंजक चूर्ण को, जो आपकी विरंजक चूर्ण होता है ना, विरंजक चूर्ण, तो इसकी आपको निर्माण विधि लिखनी है। सामान्य गुण का मतलब होता है भौतिक व रासायनिक गुण इसके लिखने हैं, और जो इसके उपयोग होते हैं आपको वो भी लिखने हैं। ठीक, इसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 10 यानी अगला टॉपिक 10वां टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल से आप क्या समझते हो, टिप्पणी पूछी जाती है 2 नंबर में या तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक नंबर 11 है कि धातु एवं अधातु क्या हैं, इनके जो भौतिक गुण हैं व रासायनिक गुण हैं आपको वो बताने हैं। ठीक है, आपको बताना है कि धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, एग्जाम्पल भी देना होगा। ठीक, और इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, यानी धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, आघात वर्धता पाई जाती है, धातुएं कैसी होती हैं, भंगुर नहीं होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। तो ठीक है, तो इनके भौतिक व गुण लिखने हैं और आपको रासायनिक गुण भी इसके लिखने हैं। टॉपिक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला 10वां, और ये वाला आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये तो लगभग हर एक सेट में आता है, बट ये वाला जो टॉपिक है किसी सेट में आता है और किसी सेट में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 11वां तक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आगे के टॉपिक हमारे हैं, जैसे 12वां टॉपिक है आप लोगों का एक्वारेजिया। ये टॉपिक आपका बायोलॉजी से संबंधित है, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूँकि आपस में कनेक्ट होती है तो टॉपिक पूछा जा सकता है यहाँ पर भी आपसे कि भैया एक्वारेजिया क्या होता है, इसके बारे में बताइए। 12वां टॉपिक, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लो। 13वां टॉपिक आपका है कि सक्रियता श्रेणी का उपयोग व उदाहरण लिखिए। देखिए जो आपका टॉपिक है ना सक्रियता श्रेणी, अब देखिए ये टॉपिक मैं आपको लगाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक साल प्रश्न आता है और टिप्पणी पूछी जाती है, या तो परिभाषा पूछी जाती है, या तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है टॉपिक को कि सक्रियता श्रेणी क्या है और उसके उपयोग व उदाहरण लिखिए, तो इस तरीके से भी प्रश्न आता है। आगे हमारा टॉपिक नंबर 14 है। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को हैं बहुत आसानी से आपको प्रत्येक टॉपिक का जो फुल सॉल्यूशन है वो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप सिंपल से कुछ नहीं करेंगे,
जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसको सर्च करेंगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है, यानी जो भी वीडियो आपको देखने में अच्छा लगता है, समझ में आता है, उसकी क्लास को आप देख करके नोट्स बनाएंगे और उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे और ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें तो भैया आपके बोर्ड परीक्षा में अम्ल, क्षार एवं लवण से लगभग हर साल 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें धातु एवं अधातु से तो 3 से 4 नंबर का आता है। चौथा आपका चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इससे पूछे जाते हैं लगभग हर साल 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद में लास्ट चैप्टर आपका आ जाता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और इससे सबसे कम नंबर का कुछ प्रश्न आता है जो कि आता है 1 से 2 नंबर का। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि भैया इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जिस चैप्टर का है वो आप लोगों का है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आप लोगों को कार्बन एवं उसके यौगिक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न 5 से 6 नंबर का लगभग हर साल आता है। ठीक है। और जितने टॉपिक बता रहा हूँ बस उनको तैयार कर लो, फिर इसके बाद में आपके 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो टॉपिक नंबर हमारा यहाँ देखिए 14वां टॉपिक है कि आयनिक यौगिक। ठीक है। आयनिक यौगिक जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है इसका निर्माण आपको बताना है, और ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट अभी तक 2018 के बाद में एक भी सेट में यानी एक भी साल एक प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। तो 2023 में 24 में हो सकता हो ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है। तो देख लेना इस क्वेश्चन को भी। 15वां टॉपिक हमारा है सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण, ऊपर व मध्य नीचे धातु। जितने देखिए सक्रियता श्रेणी के आधार पर आपको जो धातुएं ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है, जो धातुएं ऊपर पाई जाती हैं और जो धातुएं नीचे पाई जाती हैं और जो मिड में धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका आपको निष्कर्षण करना है, यानी उनको हम लोग किस तरीके से शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं वो आपको बताना है। आगे हमारा टॉपिक नंबर 16 है कि धातुओं का निष्कर्षण, मतलब इसमें आपको धातुओं का निष्कर्षण बताना है। देखिए धातुएं कैसी होती हैं आप सभी को पता है। धातुएं आपको किसी के साथ कोई धातु है किसी के संग में कार्बन पाया जाता है, कोई धातु है किसी के साथ में एल्युमिनियम पाया जाता है, तो उस धातु को किस तरीके से हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं उसका मतलब होता है निष्कर्षण। यानी किसी धातु का निष्कर्षण करने का मतलब होता है किसी धातु की अशुद्धि को दूर करके शुद्ध रूप में प्राप्त करना। ठीक है। तो धातुओं का निष्कर्षण होता है, निस्तापन प्रक्रिया होती है, भर्जन की प्रक्रिया होती है, प्रगलन की प्रक्रिया होती है, गालक की प्रक्रिया होती है। ठीक है। और अगर हम गालक की बात करें तो गालक आपके क्षारीय गालक और अम्लीय गालक पाए जाते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इनकी टिप्पणी पढ़िए, मतलब इनके जो मेन पॉइंट हैं वो पढ़िए। जैसे निस्तापन क्या होता है उसके बारे में पढ़िए, निस्तापन में क्या प्रक्रिया होती है, निस्तापन में कौन सी धातु पाई जाती है जिसका निष्कर्षण होता है, भर्जन में कौन सी धातु पाई जाती है जिसका निष्कर्षण होता है। तो इस तरीके से प्रगलन गालक आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है। और इसमें क्षारीय गालक और अम्लीय गालक बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी वाला। और ऊपर ये वाला टॉपिक हमारा सक्रियता श्रेणी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 17 है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण से सुरक्षा। इसको सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लगाइए, ये भी प्रश्न बहुत आता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं वो बताइए, और इसके बाद में आपको संक्षारण से किस प्रकार से हम सुरक्षा कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। आगे हमारा टॉपिक नंबर 18 है कि अमलगम क्या है। ठीक है। यानी आपको इसमें बताना पड़ता है कि आप लोगों का जो अमलगम होता है वो क्या होता है। ठीक है। मतलब कि ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके बारे में, अमलगम के बारे में सिंपल सा इसका थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए कि अमलगम क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है ना, ये किस तरीके से बनता है, वो सारी इसका रासायनिक सूत्र, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज कर लीजिए। और अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसको अच्छे से बना करके लिख दीजिए, क्योंकि भाई अमलगम एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसकी कोई रासायनिक व भौतिक गुण होते नहीं हैं। तो ठीक है, तो उसी तरीके से आपको अमलगम को पढ़ना है। आगे टॉपिक नंबर हमारा 19 है, और यहाँ से आपके जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे वो आपके आने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक से। ठीक है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक से 5 से 6 नंबर का प्रश्न आता है, और जो फिक्स टॉपिक है एकदम श्योर जो आएंगे लगभग उन्हीं टॉपिक को मैंने लिया है। जैसे कि आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको समझना है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया कार्बन क्या होता है। तो भैया सबसे पहले आपको समझना है कि कार्बन क्या है, फिर इसके बाद में असंतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पढ़ना है। इसी में देखिए एल्केन व एल्काइन पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक ये भी हमारा बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा दे रहे हैं। ठीक है।
आगे देखिए टॉपिक नंबर 20, और यहाँ से लगभग हर साल से भैया 5 नंबर का तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ ही लिया जाता है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो आप लोगों की केमिस्ट्री है वो कम से कम 5 से 6 नंबर की पूछी जाती है। तो देखिए टिप्पणी लगभग आपके हर एक साल हर सेट में 4 नंबर की आती है। अब ये कहेंगे तो 4 नंबर की तो केवल टिप्पणी ही पूछ ली जाती है, लेकिन ऐसा होता है अगर आप 4 नंबर की टिप्पणी करेंगे, ठीक है, तो ये अथवा में आती हैं, मतलब कि केवल और केवल आपको टिप्पणी ही नहीं आती हैं, कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं और अथवा में आपकी टिप्पणियाँ आती हैं। तो या फिर आप किसी क्वेश्चन को कर सकते हो और या तो आप टिप्पणी को कर सकते हो, ठीक है, और बाकी एमसीक्यू हो जाते हैं। तो इस तरीके से लगभग केमिस्ट्री का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टिप्पणी की अगर मैं बात करूं तो देखिए समाव्यवता क्या होता है ये बताना है, सजातीय श्रेणी क्या होती है, एसिटीकरण क्या होता है, एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, दहन अभिक्रिया क्या होती है, और संकलन व ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इन सारी की सारी जो टिप्पणी हैं इनको पढ़ना है। और इनकी कभी, और देखिए केवल टिप्पणी ही नहीं पूछी जाती है, इनकी आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन भी आती है, यानी इसकी रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको ध्यान से समझना, एसिटीकरण अभिक्रिया की आपको टिप्पणी में रिएक्शन लिखनी पड़ती है, ठीक है। साबुनीकरण जो अभिक्रिया होती है इसकी भी आपको टिप्पणी लिखनी पड़ती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसकी भी आपको बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखनी पड़ती है और रिएक्शन लिखनी पड़ती है। दहन अभिक्रिया की भी रिएक्शन लिखनी पड़ती है और संकलन व ऑक्सीकरण की भी रिएक्शन लिखनी पड़ती है। केवल और केवल समाव्यवता की टिप्पणी रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ती है और आपको सजातीय श्रेणी की रिएक्शन नहीं देनी पड़ती है। बाकी लगभग सभी की रिएक्शन आती हैं और भैया आपको देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो फुल नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से बन जाता है। आगे हमारा टॉपिक नंबर 21 यानी 21वां टॉपिक हमारा है। ये देखिए एथिल अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में आता है और ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 7 में या तो 4 नंबर में। क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। केवल एक विधि नहीं, इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं तो वो बताना है। इसके रासायनिक व भौतिक गुणधर्म लिखने हैं और उपयोग भी आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए टॉपिक नंबर 22वां है कि एसिटिक अम्ल की आपको निर्माण विधि बतानी है, रासायनिक व भौतिक गुण लिखने हैं और उपयोग भी इसके लिखने हैं, ठीक। इसी तरीके से आगे टॉपिक नंबर हमारा 23वां है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा कि साबुन क्या है, आपको बताना है कि साबुन क्या होता है, ठीक है। और साबुन के प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि आपका शुद्ध साबुन और अशुद्ध साबुन, ठीक है। तो आपको वो भी बता देना है जो उसके प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके जो प्रकार होता है वो भी बताना है। और साबुन की, ठीक है, साबुन की एक स्वाच्छीकारक, यहाँ देखिए स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है, तो भैया उसको भी आपको बताना है। यानी सबसे पहले आपको तो यही बताना है कि साबुन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। 2 तरीके का साबुन होता है, मृदु साबुन, और 2 तरीके के इसके प्रकार होते हैं, तो आपको उनके बारे में पढ़ना है। और साबुन की जो स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और देखिए मिसेल व अपमार्जक के बारे में पढ़ना है कि मिसेल क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है, इसके बारे में पढ़िए। और इनके बीच में आपको अंतर भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से साबुन का पूरा टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 नंबर में भी आता है, 7 नंबर में भी आता है और 4 नंबर में भी आता है, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर में तो इस वर्ष प्रश्न नहीं आएंगे। आपको पता है कि 2 नंबर वाले जो प्रश्न है वो आपके मतलब कि आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, यानी 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसको अब नहीं पूछा जाएगा। क्या कारण है उसको मुझे नहीं पता, ठीक है। टॉपिक नंबर आपका 24 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी व इसके सामान्य लक्षण व दोष व इसकी उपलब्धियां लिखिए। सबसे पहले देखिए मेंडलीव की सर्वप्रथम सबसे पहले एक आवर्त सारणी आई थी तो वो आपको लिखनी है, ठीक है। मेंडलीव की सबसे पहली वाली आवर्त सारणी, उसके सामान्य लक्षण आपको लिखने हैं, दोष आपको लिखने हैं और उनकी जो उपलब्धियां थी वो भी आपको लिखने हैं। फिर इसी के बाद में मेंडलीव की एक और आवर्त सारणी आई थी जिसको हमने कहा था मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है और इसके उपयोग भी आपको लिखने हैं। इसको पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधन भी कहा जाता है। तो इस दोनों को टॉपिक जो आपके हैं ये 24 और 25 नंबर ये आपके पूछे जाते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से, ठीक है। और इसी बात देखिए 26 नंबर टॉपिक है जो कि
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से हैं। ये संयोजकता हुआ परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हो इसको बताइए। ठीक है, इनकी परिभाषा वगैरह जो भी आ जाए आप पढ़ लीजिए और आप लिख देंगे। ओके, टॉपिक नंबर 27 और हमारा लास्ट टॉपिक है कि निरूपक तत्व व विकर्ण संबंधी तत्व क्या होते हैं, यानी जो आपके निरूपक तत्व हैं और विकर्ण संबंधी तत्व हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने बताए हैं टोटल 27 प्रश्न, जो कि आपके चैप्टर 1 से लगा करके चैप्टर 1 से लगाकर 2, 3, 4, 5 यानी इन 5 चैप्टर के मैंने आपको टोटल 27 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बताए। और इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मान के चलिए भैया आपकी केमिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी। वो फिर चाहे MCQ हो, ठीक है, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर कभी 4 नंबर का क्वेश्चन हो, सारे के सारे प्रश्न आपको इन टॉपिक से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को बनाता है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना। जो जो टॉपिक मैं आपको समझाता चलता हूं उनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनकी तैयारी डेली बेसिस पर करते रहिए। बोर्ड परीक्षा से पहले अगर मान के चलिए आपने सभी टॉपिक पढ़ लिए तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।